Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa alihi wasallam. Assalamu alaikum students, and today we are going to start your press writing exercises and आपकी जो इंटरमीडिएट की बुक है इंग्लिश की उसके अंदर बड़ी अच्छी प्रेस राइटिंग की एक्सरसाइजेज हैं और शुरू में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं प्रेस राइटिंग के हवाले से। तो लेट अस बिगिन। जनाब ये कहते हैं कि दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज एक्सरसाइजेज। इट डिमांड्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज that is to be summarized and considerable skills in composition। यानी कि राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपका ग्रामर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है मुनज़्ज़म और बेहतर होना चाहिए। सो व्हेन वन इज आस्क्ड टू राइट अ प्रेसिव, वन इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज आपको करना होता है, यानी कि अगर आप 100 वर्ड्स हैं तो आपने उनको जो 33 या 35 वर्ड्स के अंदर जो है चेंज करना है, और वही बात आपने कहनी है जो कि कहने वाले ने 100 वर्ड्स के अंदर कही थी। एंड टू एक्सप्रेस ऑल द एसेंशियल फैक्ट्स एंड आइडियाज कंटेन्ड इन द ओरिजिनल, और आपने वो सारे फैक्ट्स और वो सारे बुनियादी आइडियाज जो हैं वो आपने बयान करने हैं जो कि ओरिजिनल पैसेज के अंदर थे। तो इसका मतलब है कि प्रेस राइटिंग जो है वो आपसे तकाजा करती है कि जो भी पैसेज आपको पेश किया जाए आप उसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो है समझें, गहराई के साथ एक एक पहलू से, और ताकि आप उसके सारे ही आइडियाज़ को मुख्तसरन जो है अपनी प्रेसी में बयान कर सकें। Some pieces of writings are impossible to summarize because they are packed with facts or ideas, all of which are too important to omit and written in so concise a style that they cannot be rephrased in fewer words। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात और वाज़ेह कर दी कि जितने भी pieces of writing होते हैं आप उनको summarize नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पीसेस ऑफ राइटिंग जो होते हैं दे आर पैक्ड विद फैक्ट्स। पैक्ड मींस भरे हुए होना, तो वो भरे हुए होते हैं फैक्ट्स के साथ, और हर बात उनके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसको ओमिट नहीं किया जा सकता, और ना ही आप उसकी लैंग्वेज को रीफ्रेज कर सकते हैं। रीफ्रेज का मतलब नेचुरली जब आप प्रेसी राइटिंग करते हैं तो आप रीफ्रेज करते हैं, अपने आइडियाज़ को नए अंदाज में बयान करते हैं और या नए लफ्ज़ देते हैं आप उन आइडियाज़ को। तो ऐसा हर पीस ऑफ राइटिंग को नहीं किया जा सकता, और हर पीस ऑफ राइटिंग को जो है वो फ्यूअर वर्ड्स के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू of scientific and technical writing. When, for example, a scientific experiment is described step by step, it is usually quite impossible to leave anything out. If the writer is clumsy and long-winded, rephrasing may save a few words here and there, but if all the facts and processes are of importance and must be mentioned, a real summary is impossible to make. तो अगेन उन्होंने कहा कि कुछ जो टेक्निकल राइटिंग्स हैं उनको आप जो है या साइंटिफिक राइटिंग्स को आप समराइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई राइटर जो है बेचारा वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वाइंडेड है, यानी कि लंबे लंबे फिक्रों में बात करता है या लंबे लंबे सेंटेंसेस में बात करता है, तो कुछ सेंटेंसेस तो आप उसके जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अक्सर जो है टेक्निकल और साइंटिफिक पीसेस ऑफ राइटिंग होते हैं उनके अंदर ऐसी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स होती हैं कि आपको सारी ही बात को बयान करना पड़ता है, और उसके लिए जो है फिर प्रेसी राइटिंग मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल जनाब ये बात अब आप याद रखें कि बाज़ औक़ात जब आप हायर लेवल पर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जाते हैं, सीएसएस के एग्ज़ाम्स की तरफ जाते हैं, या दूसरे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप जाते हैं, तो बाज़ औक़ात आपको इसी किस्म की पीसेस ऑफ राइटिंग मिलते हैं, और आपको वहाँ पर जो है अपनी स्किल्स को जो है आपको दिखाना पड़ता है कि यस मैं इस किस्म की पीस ऑफ राइटिंग को भी समराइज़ कर सकता हूँ। तो इट इज़ विद प्रैक्टिस बाय द वे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप ऐसे पीसेस ऑफ राइटिंग भी जो है आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपने इनको जो है मुख्तसर करना है। राइटिंग विच डील्स मोर इन ओपिनियन एंड आइडियाज इज यूजुअली इजियर टू समराइज। हाँ, जब ओपिनियंस और आइडियाज अगर लोगों के पेश किए जाते हैं जिन राइटिंग्स के अंदर, उनको आप आसानी से समराइज कर सकते हैं। इफ अ राइटर हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सम सच subject as religion, politics, or history and wishes to persuade readers to accept his point of view, he is not likely to state his point of view tersely and leave it at that। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब किसी राइटर ने अपने रीडर को परस्यूएट करना होता है, परस्यूएट का मतलब होता है कायल करना होता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो वो अपनी उस बात को मुख्तलिफ अंदाज़ों से कहता है, मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स यूज़ करता है। और जैसा कि टॉपिक्स होते हैं रिलीजन के, पॉलिटिक्स के, हिस्ट्री के,
तो उनमें अमूमन राइटर्स जो हैं उनका यही मत नज़र होता है कि उन्होंने रीडर को कायल करना है, परsuade करना है कि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करें। लिहाजा ही विल ब्रिंग फॉरवर्ड द एविडेंस दैट सपोर्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो ऐसे सबूत पेश करेगा जो कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं। ही विल आर्ग्यू फ्रॉम दैट एविडेंस टू हिज कंक्लूजन्स, लिहाजा उन एविडेंसेस के जरिए से जो है वो अपने नताइज को जो है साबित करने की कोशिश करेगा कि देखो मैं जो बात कह रहा हूँ ये सबूत है उसके नतीजे में। लाइक अ लॉयर ही मे कॉल एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ऑल इन सपोर्ट ऑफ हिज मेन केस, और डिफरेंट सोर्सेस से जो है वो एविडेंसेस ला सकता है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स और मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी के जो पहलू हैं उनसे जो है वो अपने मेन केस को साबित करने के लिए जो है एक लॉयर की तरह से जो है वो एविडेंसेस ला सकता है या ऐसी बातें ला सकता है। तो सम पार्ट्स ऑफ हिज एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट मे बी लेस इंपॉर्टेंट देन अदर्स एंड मे बी discarded altogether in a summary or presented in less detail। तो लिहाजा इस सूरत में क्या होगा कि हमने देखना है कि कौन सा एविडेंस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सा एविडेंस जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि लेस इंपॉर्टेंट है तो उसको आप जो है वो डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप उसको ऑल टुगेदर का मतलब मुकम्मल तौर पर जो है आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि यार छोड़ो ये मैंने नहीं बयान करना, क्योंकि मैंने वो बात तो कह दी जो कि ये कहना चाहता है। A writer whose aim is to persuade is likely to repeat some of the assertions of key importance to his argument so that the reader may not forget them. But in a summary, once a thing is said, it need not be said again. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स के राइटर जो है बाज़ औक़ात अपनी जो बात कह रहा होता है तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वो दोबारा मुख्तलिफ अंदाज से भी कहता है ताकि पढ़ने वाला जो है उनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करे और समझे। लेकिन आपने जो है उन पॉइंट्स को समझना है जो कि बार बार कहे गए और आपने उनको एक ही बार कहना है, क्योंकि इन अ समरी वंस अ थिंग इज सेड इट नीड नॉट बी सेड अगेन, क्योंकि जब समरी में जब आप एक बार एक बात कह देते हैं तो उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं होती। द राइटर ऑफ ए समरी, अब देखिए यहाँ पर दो राइटर्स हो गए, एक वो राइटर जो कि समरी लिख रहा है और एक वो राइटर जिसने कि ओरिजिनल पैसेज लिखा हुआ है। तो जो समरी का राइटर है यानी कि आप, यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बी एब्सोल्युटली सर्टेन, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पक्का यकीन होना चाहिए कि व्हाट केस द राइटर ऑफ द ओरिजिनल पैसेज इज मेकिंग, कि ओरिजिनल राइटर जो है वो कौन सी बात कह रहा है, उसका लुबे लुबाब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रक्स ऑफ द आइडियाज है उसका वो क्या है, व्हाट सेट ऑफ फैक्ट्स और ओपिनियंस ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, कौन सी बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। एंड द समरी मस्ट कन्वे द रियल मैसेज ऑफ द पैसेज फुली एंड क्लियरली, और वो जो यानी कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वो साबित करना चाहता है, आपकी समरी के अंदर भी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पूरी अपनी जिंदगी के साथ जो है वो नजर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सेंट्रल टू द राइटर्स आर्गुमेंट मस्ट बी प्रिजर्व्ड, repetitions, digressions, unnecessary details, all these can go, even though the eloquence and persuasive power of the original passage may have depended largely upon them। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के जो बातें रिपीट की जा रही हैं और जो बातें डायग्रेशंस का मतलब होता है अपनी बात से हट जाना, कोई और ही मुख्तलिफ बात कह देना जो कि उसके ओरिजिनल जो केस है उससे जो है इतना ज़्यादा रिलेट नहीं करती है, तो डिविएशन जो कर जाता है राइटर बाज़ औक़ात अपनी बात कहते कहते, तो आपने ऐसी डायग्रेशंस को और ऐसी रिपीटेशंस को भी जो है आपने मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म करना है और अननेसेसरी डिटेल्स को भी ख़त्म करना है। अगरचे बाज़ औक़ात जो हैं वो अननेसेसरी डिटेल्स और डायग्रेशंस और रिपीटेशंस जो हैं वो ओरिजिनल पैसेज के अंदर जो है वो बहुत खूबसूरती पैदा कर देते हैं और पढ़ने वाले को उन्हें पढ़कर जो है बड़ा ही मज़ा आता है, यानी कि वो एक इलोक्वेंस और परसुएसिव पावर जो है ओरिजिनल पैसेज के अंदर बढ़ा देते हैं। इलोक्वेंस का मतलब होता है किसी बात को बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में पूरी फसाहत और बलागत के साथ बयान करना, और परसुएसिव पावर का मतलब होता है कायल कर देने वाली कुव्वत। लेकिन क्या है कि जब आपने उस राइटर के आइडियाज को समराइज करना है तो आपने इन चीजों को डिस्कार्ड करना है, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो है छोड़ देना है। Let us make an attempt to summarize the following extract from the essay by Bertrand Russell that we have just read। तो बर्ट्रैंड रसल का एक ऐसे जो कि आपकी किताब के अंदर शामिल है, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, तो उसका एक पैसेज जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आइए जरा इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इनके इंपॉर्टेंट आइडियाज को समराइज कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं कि इन्होंने कैसे इसको समराइज किया। तो देखिए वो लिखता है कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच दो इन मैनी वेज रिग्रेटेबल इट इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट एज कंडीशंस ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड।
तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटेबल हैं। रिग्रेटेबल का मतलब अफ़सोसनाक, यानी कि वो अच्छी नहीं है लेकिन हमें उनको जो है कबूल करना पड़ेगा एज़ ए कंडीशन ऑफ सर्वाइवल। एज़ कंडीशंस ऑफ सर्वाइवल का मतलब क्या है कि ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अपना वजूद कायम रखने के लिए जो है वो एक लाज़मी शर्त है आपके लिए इन द मॉडर्न वर्ल्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज इज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, और उनमें से एक चीज जो है वो क्या है? इंडस्ट्रियलिज्म, एक बहुत अहम चीज। The power of England in the early 19th century was based upon a virtual monopoly of machine production, and the power of Russia and United States in the present day is due to their supremacy in this respect. In this respect means इस लिहाज से, और supremacy का मतलब होता है गलबा होना या फौकियत होना या बरतरी होना। तो वो कह रहा है कि जो अर्ली 19th सेंचुरी थी उसके अंदर जो इंग्लैंड की पावर थी दुनिया के ऊपर, उसकी वजह भी जो थी उनकी वर्चुअल मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब क्या है कि और कोई भी जो था इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो था वो तरक्की याफ्ता नहीं था जितना कि इंग्लैंड था। तो लिहाजा उनकी जो वर्चुअल मोनोपोली थी मशीन प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। अब देखें कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो है दो वर्ड चूज कर दिए गए, मशीन प्रोडक्शन, और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो मौजूदा दौर है उसके अंदर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दुनिया की दो बहुत बड़ी ताकतें हैं, और उनकी जो सुप्रीमेसी है वो भी दुनिया के अंदर जो है वो इन दिस रिस्पेक्ट है, यानी कि मशीन प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से है। It is useless to talk against mechanization because it is the source of power and because those who lag behind have difficulty in preserving independence. तो लिहाजा क्या है कि बहुत ही फजूल है मैकेनाइजेशन के खिलाफ बात करना। मैकेनाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ पावर, क्योंकि ये सोर्स ऑफ पावर है, एंड बिकॉज दोज हु लैग बिहाइंड, लैग बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना। तो वो लोग जो कि इस मामले में पीछे रह जाएंगे, लैग बिहाइंड करेंगे, दे विल हैव डिफिकल्टी इन प्रिजर्विंग इंडिपेंडेंस। तो वो अपनी आजादी भी बरकरार नहीं रख सकेंगे, वो तो दूसरों के गुलाम बन जाएंगे। When industrialism was new in England, it roused indignant protests on account of its ruthlessness and destruction of beauty. रूथलेसनेस का मतलब है बेरहमी, और डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी का मतलब है खूबसूरती जो है नेचर की उसको तबाह कर देना। तो वो कह रहा है कि जब ये नया नया वारिद हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंसानों ने नया नया मशीनें और इंजन का इस्तेमाल करना सीखा इंग्लैंड के अंदर, तो इट राउज्ड इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट। तो इससे जो है बहुत ज्यादा जो है इंडिग्नेंट, बहुत ही गुस्से से भरे हुए एहतजाज जो है लोगों ने किए ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रूथलेसनेस। क्योंकि एक तो इसके अंदर रूथलेसनेस थी, मशीनें आपको पता है कि उनके अंदर दिल तो होता नहीं है और वो चलती हैं, और जो चीज़ भी उनके सामने आए वो उनके साथ वही सलूक करती हैं जो कि बेजान चीज़ों के साथ करती हैं। तो एक रूथलेसनेस जो है इंडस्ट्रियलिज्म के अंदर है। और दूसरा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी। और रूथलेसनेस से मुराद एक ये भी है कि जनाब इसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। एक मशीन ने 100 आदमियों को जो है बेरोजगार कर दिया, जो कि दर्द दिल रखने वाले इंसानों के लिए जो था एक नाकाबिले कबूल अमल था। तो लिहाजा वो इस चीज़ को भी जो है रूथलेसनेस से ताबीर करते थे कि ये बेरहमी है मशीनों की। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी, और खूबसूरती को तो जो है इसका धुआं और शोर शराबा और जो पॉल्यूशन है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में पैदा होती है वो ख़त्म करती ही है। These protests were eloquently expressed in Carlyle's past and present. ये कार्लाइल जो कि एक बहुत ही जबरदस्त राइटर है, उसकी एक किताब जो है पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि माजी और हाल, उसमें जो है उसने अपने दौर की इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जो है बताया था कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उसकी वजह से मुआशरे के अंदर बदअमनी और बेचैनी फैल रही है और बेरोजगारी लोगों के अंदर बढ़ रही है, और कैसे जो है हम इस ताकत को जो है सही तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी सोसाइटीज को आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो क्या है कि अपनी किताब पास्ट एंड प्रेजेंट में उसने बड़ी ही इलोक्वेंटली इन प्रोटेस्ट को जो है एक्सप्रेस किया है। इलोक्वेंटली मतलब बहुत ही फसाहत और बलागत के साथ। बट दे रिमेन्ड कंप्लीटली इनफेक्टिव, लेकिन क्या है कि वो इनफेक्टिव रहे। दे आर सिमिलरली इनफेक्टिव इन द प्रेजेंट डे, आज के दौर में भी ये इनफेक्टिव हैं। गांधी इन स्पाइट ऑफ हिज इमेंस फेलियर ओवर हिज compatriots was totally unable to restore the spinning wheel. गांधी in spite of his immense influence over his compatriots means उसके मानने वाले, तो गांधी का बड़ा इन्फ्लुएंस था अपने compatriots पर, वो और वो उसकी हर बात को मानते थे। तो in spite of his immense influence, यानी कि in spite of का मतलब होता है के बावजूद, तो अब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी जो है he was totally unable to restore the spinning wheel, तो वो स्पिनिंग व्हील को जो है रिस्टोर नहीं कर सका था। स्पिनिंग व्हील कहते हैं चरखा, जिससे कि हाथ से जो है वो सूत काटा जाता था और उसके बाद जो है उससे कपड़ा बनाया जाता था। तो वो पुराना स्टाइल जो था, पुरानी जो इंडस्ट्री थी जो कि कॉटेज इंडस्ट्री भी कहलाती है, गांधी उसको रिस्टोर नहीं कर सका था। रिस्टोर का मतलब होता है किसी चीज को वापस लेकर आना।
तो वो वापस नहीं ला सका था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक दफा अगर कहीं पर आ जाती है तो फिर वहां पर लोग उसके आदी हो जाते हैं। एंड साइंटिफिक टेक्निक्स जनरली इज बाउंड टू प्रिवेल वेयर एवर देयर इज सफिशिएंट सिविलाइजेशन टू मेक इट पॉसिबल। और जहां कहीं भी थोड़ी बहुत सिविलाइजेशन होगी, यानी कि लोग पढ़े लिखे होंगे और उनको मशीनों का इस्तेमाल आता होगा, तो वहां पर साइंटिफिक टेक्निक ने आना ही आना है। इट इज जनरली बाउंड टू प्रिवेल। बाउंड टू प्रिवेल मींस उसने वहां पर जो है प्रिवेल होना ही होना है, फैलना ही फैलना है, जहां कहीं भी जो इंसान रहते हैं। तो यानी कि 55 या 65 वर्ड्स के अंदर हमने इन 176 वर्ड्स को जो है कंप्रेस करना है, प्रेसी लिखनी है और वही बात कहनी है जो कि राइटर ने कही है। सो let us write a first draft of our pressy, remembering what we have decided to keep, to compress heavily or to leave out। तो अब हम डिसाइड कर चुके हैं कि कौन कौन सी बातों को हमने रखना है, कौन कौन सी बातों को हमने जो है छोड़ देना है। तो लिहाजा उन चीजों को सामने रखते हुए जो है वो कह रहे हैं कि आइए जरा पहला ड्राफ्ट लिखते हैं। अब ये पहला ड्राफ्ट उन्होंने लिखा है जनाब, इंडस्ट्रियलाइजेशन दो इन सम वेज रिग्रेटेबल इज वन ऑफ द conditions of survival in the modern world. The power of England in the early 19th century and the present day power of Russia and the United States are explained by their supremacy in machine production. Mechanization is the source of power and industrially backward countries have difficulty in preserving independence. Protests against industrializations such as those of Carlyle and Gandhi have proved altogether ineffective। तो ये जनाब पहला ड्राफ्ट जो कि उन्होंने हमारे सामने पेश किया, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो 3-4 पॉइंट्स जो कि ओरिजिनल पैसेज के अंदर बहुत ही अपनी यानी कि ज़बरदस्त तरीके से सामने आते हैं, उनको उन्होंने रिटेन रखा है। तो ठीक है जनाब, ये पहला ड्राफ्ट इन्होंने पेश कर दिया और इस पहले ड्राफ्ट को अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें तो इसके अंदर हमें नजर आता है कि राइटर कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अगरचे रिग्रेटेबल है। रिग्रेटेबल क्यों है? क्योंकि दुनिया को कुछ नुकसान भी है इससे, समाजी लिहाज से, माहौलियाती लिहाज से, मुआशी लिहाज से, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये कंडीशन ऑफ सर्वाइवल भी है दुनिया के अंदर। और उसके अलावा जो है इंग्लैंड की पावर पास्ट के अंदर और अमेरिका की और रशिया की पावर प्रेजेंट दौर में जो है वो इसी के ऊपर मुनहसर है। और मैकेनाइजेशन जो है वो सोर्स ऑफ पावर है और लिहाजा जो मुल्क इसको नहीं अपनाएंगे वो अपनी आज़ादी बरकरार नहीं रख सकेंगे। और जितने भी प्रोटेस्ट इसके खिलाफ हुए, चाहे वो कार्लाइल ने किया हो, चाहे वो गांधी ने किया हो, वो सारे जो हैं वो इनफेक्टिव साबित हुए हैं। तो ऑन काउंटिंग द वर्ड्स वी फाइंड दैट आवर फर्स्ट ड्राफ्ट गोज टू 73 वर्ड्स। तो ये हमारा पहला ड्राफ्ट जो है 73 वर्ड्स पर जाता है, 8 ओवर द परमिटेड मैक्सिमम, यानी कि टोटल हमें 55 से 65 वर्ड्स करने चाहिए थे, लेकिन ये जो है 65 से जो है वो 73 तक पहुंच गया। कम से कम 65 तक तो हम इसको लेकर आए ना। It should not be too difficult to get rid of 8 words merely by rephrasing our version more economically। तो हम 8 वर्ड्स से कहीं ज्यादा हकीकत में जो हम यानी कि उनसे जो है अपनी जान छुड़ा सकते हैं, और यही बात जो कि राइटर ने कही है उसको उतने ही ज्यादा मुख्तसर अंदाज में जो हम कह सकते हैं। The following changes will save words without the loss of any important ideas। तो किसी भी आइडिया को जो है लूज किए बगैर जो हम जो है ना दर्ज झील चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वर्जन क्या था कि वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सर्वाइवल, अ कंडीशन ऑफ सर्वाइवल। तो वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल की जगह जो है अ कंडीशन ऑफ सर्वाइवल, एक ही बात कही जा रही है। द पावर ऑफ इंग्लैंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी एंड द प्रेजेंट डे पावर ऑफ रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप कह सकते हैं द फॉर्मर पावर ऑफ इंग्लैंड एंड द प्रेजेंट डे पावर ऑफ रशिया एंड अमेरिका। तो वही बात आ गई कि इंग्लैंड की पावर पास्ट में और रशिया और अमेरिका की पावर जो है मौजूदा दौर के अंदर, उसका इन्हिसार जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है। तीसरी बात क्या है कि देयर सुप्रीमेसी इन मशीन प्रोडक्शन। तो देयर सुप्रीमेसी, देयर इंडस्ट्रियल सुप्रीमेसी। हाँ, तो देखें कैसे जो है मशीन प्रोडक्शन की जगह जो है इंडस्ट्रियल लगा दिया उन्होंने यहाँ पर, और एक एडजेक्टिव ने जो है 3 वर्ड्स को जो है खत्म कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद कहता है कि हैव डिफिकल्टी इन प्रिजर्विंग इंडिपेंडेंस, कैन नॉट इजीली स्टे इंडिपेंडेंट। तो ये एक और आइडिया हो गया, आपने इसको मुख्तसर कर दिया, सच एज दोज लाइक दोज। ठीक है, तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं इनको सामने रखते हुए उन्होंने अपना फाइनल ड्राफ्ट जो है यहाँ पर लिखा। और वो फाइनल ड्राफ्ट क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन दो इन सम वेज रिग्रेटेबल इज अ कंडीशन ऑफ सर्वाइवल in the modern world. The former power of England and the present day power of Russian and America are explained by their industrial supremacy। तो are explained by their industrial supremacy कहने की भी जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो कि the former power of England and the present day power of Russia and America is due to इंडस्ट्रियल सुप्रीमेसी। तो आप इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हो। मैकेनाइजेशन इज द सोर्स ऑफ पावर एंड इंडस्ट्रियली बैकवर्ड कंट्रीज कैन नॉट इजीली स्टे इंडिपेंडेंट।
Protests against industrialization like those of Carlyle and Gandhi have proved altogether ineffective. तो स्टूडेंट आपने देखा कि जो पैसेज जिसकी मिसाल यहाँ पर पेश की गई है प्रेस राइटिंग के हवाले से कि कैसे राइटर ने सबसे पहले तो जो है हमें आइडिया दिया है कि हमने उसको जो है बहुत ही इन डेप्थ समझना है, गहराई से उसको समझना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई है और उस बात को साबित करने के लिए कौन कौन सी मिसालें जो हैं साथ में दी गई हैं, ठीक है, और उन मिसालों को भी जो है कैसे मुख्तसर लफ्जों के अंदर जो है वो बयान किया जाएगा। और अगरचे जो है यहाँ पर जो है पहला ड्राफ्ट और दूसरा ड्राफ्ट इस तरीके से जो है बात को पेश किया गया है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जब आप प्रेस राइटिंग बार बार करते हैं तो आपका पहला ड्राफ्ट ही जो है ना वो अक्सर आपका आखिरी ड्राफ्ट साबित होता है। तो आप पहले ड्राफ्ट के अंदर ही जो है उन नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर जो अपनी बात को प्रिसाइज कर देते हैं जितने वर्ड्स के अंदर जो है उसको जो है आपने समराइज करना होता है। तो लिहाजा क्या है कि प्रेस राइटिंग जो है उसका पूरा दारोमदार आपकी प्रैक्टिस पर है कि आप कितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज्यादा मुख्तलिफ पैसेजेस को पढ़ेंगे और उनको जो है अपनी वर्ड्स के अंदर जो है समराइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जहन जो है वो काम करना शुरू हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा जो है आपकी प्रेस राइटिंग के अंदर निखार आता जाएगा। थैंक यू।